हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्ण देव कुमार में। फ्रेंड्स, आज का जो क्लास होगा, इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ट्रायंगल का पार्ट नंबर 3 हम लोग पढ़ने वाले हैं। और जैसा कि आपको मालूम है कि ये जो क्लास है ये प्रत्येक ट्यूसडे को, प्रत्येक थर्सडे को और प्रत्येक सैटरडे को होता है, ठीक है। और आज आपका डेट कितना है? डेट आपका है 21/10/2023। तो इसके बाद वाला जो क्लास है 24 को जो आएगा ट्यूसडे के दिन, वो क्लास जो है ऑफ होगा। दुर्गा पूजा के दिन क्लास जो है आपका नहीं आएगा, तो एक दिन क्लास क्या है आपका ऑफ है। और आज हम लोग जो है ट्रायंगल का पार्ट नंबर 3 में जो पढ़ेंगे वो पढ़ने वाले हैं समरूपता व सर्वांग समता। हम लोग पढ़ेंगे कि समरूपता और सर्वांग समता क्या होता है, ये पढ़ेंगे। इसके अलावा हम लोग जो है प्रश्नावली 6.1 कंप्लीट जो है इसका हम लोग सॉल्यूशन आज देखने वाले हैं। तो 6 पॉइंट हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट कर दे रहे हैं और 6.1 में जो कुछ भी है वहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न बहुत बनते हैं वहाँ से, और MCQ में जो प्रश्न आते हैं आपको उसी तरह का प्रश्न देखने को मिलता है। तो इम्पोर्टेंट है 6.1, इसलिए पूरा हम लोग 6.1 का जो जितने भी क्वेश्चन है उससे आपको पूरा जो अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप होगा, तो उसको हम लोग पूरा करेंगे। 3 क्वेश्चन वहाँ पे है तो तीनों को हम लोग अच्छे से करेंगे। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन है नेक्स्ट जैसे चैप्टर में, तो वहाँ पे हम लोग जो है सो क्वेश्चन सारा नहीं करेंगे, वहाँ पे PYQ को ध्यान में रख के क्वेश्चन हम लोग जो है वहाँ पे सेलेक्टेड करने वाले हैं। तो ये हम ध्यान रखेंगे। 6.2, 6.3 और 6.4 ये चारों मतलब जो 3 चैप्टर बचेगा 6.1 के बाद में, उसमें हम सेलेक्टेड चीज़ पढ़ेंगे, सारा कुछ वहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, सारा क्वेश्चन हम वहाँ पे हम लोग नहीं करेंगे। एक टाइप का होगा, एक ही प्रश्न करेंगे और कुछ प्रश्न आपके लिए प्रैक्टिस के लिए छोड़ देंगे। और जो कुछ जो है सो आपको नहीं करना है तो बता देंगे कि आपको कौन कौन सा क्वेश्चन को छोड़ना है, उसको आपको देखना भी नहीं है, ठीक है। तो वो हम सारा कुछ आपको बताएंगे आगे के क्लासेज में, तो बने रहिए। और आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो है समरूपता और सर्वांग समता। तो देखिए, समरूपता और सर्वांग समता को समझने के लिए जो कुछ बेसिक था वो हमने आपको बता दिया है कि ट्रायंगल होता क्या है, सारा कुछ ट्रायंगल के क्या क्या कितने तरह के ट्रायंगल होते हैं, टाइप्स भी बता दिए। इसके अलावा लास्ट के क्लास में हम पूरा कोण कैसे लिखते हैं ये सब कुछ हम आपको बता चुके हैं। और हमने ये भी बताया था कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, ये सारा हम लोग लास्ट के 2 क्लास में बेसिक ही था। वो आपके जो भी इस बुक में आपको जो है वो सारा कुछ नहीं मिलेगा, वो एकदम ट्रायंगल का बेसिक था जो कि आपके पिछले क्लास से लिया गया था। तो उसको आप लोग ध्यान से अगर नहीं देखे हैं तो जाकर के देख लीजिए। अगर आपको जो है ट्रायंगल के टाइप्स पता है कि कितने तरह का ट्रायंगल होता है, कोण के आधार पे, एंगल के आधार पे कैसे लिखते हैं एंगल, ये भी आपको मालूम है। इसके अलावा पूरक कोण क्या होता है, संपूरक कोण क्या होता है, ये सब कुछ आपको पता है, तो डायरेक्ट आप यहाँ से क्लास देखिएगा तो आपका जो भी एक्सरसाइज यहाँ से आपका जो है वो स्टार्ट हो रहा है। तो पार्ट नंबर 3 से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर पीछे का सारा चीज़ आपको आता है तो नहीं आता है तो क्या करना है, आपको पीछे के प्रीवियस दोनों वीडियो को अच्छे से देख लेना है और उसको जो है आपको अच्छे से समझना है। देखिए, आज के क्लास में हम लोग समझेंगे समरूपता के नियम। तो समरूपता के नियम कितने होते हैं? तो 2 नियम होते हैं समरूपता के। क्या क्या नियम होते हैं? ऐसे ही नॉर्मली आपको हम समझाते हैं कि समरूप होता क्या है। समरूप का मतलब होता है कि उसका रूप सेम होगा, एक जैसा दिखेगा, मतलब दोनों का जो उसका जो आकार है वो एक जैसा होगा। जैसे यहाँ पे देखिए, ये त्रिभुज है और ये त्रिभुज है, दोनों एक ही जैसा दिख रहा है। भले ही इसका जो भुजा है, इसका जो साइड है वो डिफरेंस होगा। इसका साइड मान लेते हैं, इसका साइड कुछ दिया हुआ है, जैसे ये आपका 2 सेंटीमीटर है, ये भी आपका 2 सेंटीमीटर है, और ये आपका जो है मान लेते हैं ये भी 2 ही है, ठीक है। तो तीनों साइड बराबर हो गया, तो ये बन गया समबाहु त्रिभुज। देखिए, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2 है। इसका मान लेते हैं कि यहाँ पे ये 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे क्या हो गया, दोनों जो है इसका साइड 2 है, इसका साइड 4 है, तो ये जो भी त्रिभुज बनेगा दोनों आपस में कैसा है, दोनों आपस में समरूप त्रिभुज है, क्योंकि देखने में एक जैसा है। उसी तरह से ये वृत्त हमने बनाया है, ये भी वृत्त जो है, ये वृत्त और ये वृत्त दोनों वृत्त है, मतलब दोनों का आकार जो है एक जैसा है, दोनों के आकार बराबर नहीं है। बराबर जब रहेगा तो उसी को हम लोग कहते हैं सर्वांग समता, तो वो नहीं है। समरूप यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, मतलब उसका जो रूप होगा वो एक जैसा होगा। जैसे एक आकृति और बनाते हैं आपके लिए, देखिए यहाँ पे ये हम आपके लिए बनाए हैं एक वर्ग, और ये दूसरा बना दिए वर्ग,
दोनों क्या है, दोनों वर्ग है, दोनों एक जैसा देखने में लग रहा है, ठीक है, दोनों एक जैसा दिख रहा है, तो दोनों क्या है, ये दोनों भी आपस में समरूप है। तो समरूपता के लिए हम लोग ऐसे दिखाते हैं, ये समरूपता का क्या होता है, साइन होता है। तो दोनों जो है क्या है, ये आपका समरूप हो जाएगा। तो समरूपता का साइन जो है वो कुछ आपका जो है इस तरह से हम लोग दिखाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये होता है, आप लोग इसका जो नियम है वो देख लीजिए कि नियम में क्या कहता है। नियम में कहता है कि संगत भुजाओं के अनुपात बराबर होने चाहिए, ठीक है, पहला ये है। दूसरा कह रहा है कि संगत कोण बराबर होने चाहिए। ये दो नियम होता है। अब इस नियम के अनुसार से आपको हम बता देते हैं। देखिए यहाँ पे हम कुछ एंगल मान लेंगे, जैसे ये आपका जो है 60 है और ये आपका है 70 है, तो ये आपका हो गया 13। यहाँ पे हम जो है सो इसको मानते हैं 50। अब यहाँ पे हम जो है मान लेते हैं, इसको मान लिए 60 और इसको हम मान लेते हैं 50। और इसको क्या मान लिए, इसको मान लेते हैं 70। ऐसे हम मान लिए। तो इसमें आपको हम दिखाएंगे, इसमें आप ध्यान से देखिएगा, इसमें हमने कुछ एंगल को मान लिया है, यहाँ भी मान लिए हैं एंगल को, और त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, ये सारा कुछ आपको हम प्रीवियस के क्लास में बता चुके हैं कि तीनों कोणों का मान 180 डिग्री के बराबर होता है। इसका नाम भी लिखने के लिए सिखा दिए हैं आपको हम, ए, बी और सी। इसका नाम रख देते हैं हम, इसका नाम रखते हैं पी, क्यू और आर रखते हैं। ये हम इसका नाम रख दिए हैं। इस त्रिभुज का नाम है ए बी सी, इसका नाम है पी क्यू आर। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले जो पहला नियम कहता है कि संगत भुजाओं के अनुपात बराबर होते हैं। तो हम भुजा का अनुपात निकालेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे ए बी, इसका एक भुजा लेंगे ए बी। तो जब इसका ए बी लिए हैं तो इसका हम जो ये वाला लेते हैं पी और क्यू। तो ए बी कितना है 2 और पी क्यू कितना है 4। तो ये कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 1 जा 2 और 2 2 जा कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ से कितना आ गया मेरा 1/2 आ गया। तो ए बी बटा पी क्यू निकाल लिए। अब दूसरा साइड लेंगे, यहाँ से बी सी लेंगे। तो यहाँ से जब बी सी लेंगे तो यहाँ से क्या लेना होगा, क्यू आर लेंगे। तो देखिए बी सी अपॉन क्यू आर। तो बी सी कितना है मेरा 2 है, क्यू आर कितना है 4 है। तो यहाँ से भी कटेगा तो कितना आ जाएगा 1/2। ये भी 1/2, एक भी 1/2 आ गया। अब तीसरा साइड लेंगे, क्या बच गया ए सी। तो ए सी लेंगे, बटा में क्या रखेंगे, यहाँ पे हम पी उधर वाला साइड लेंगे, पी आर लेंगे। पी आर लेते हैं, ए सी का दिया हुआ होगा आपका, देखिए 2 दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर और पी आर कितना है 4 है। तो यहाँ से भी मेरा कितना आ जाएगा, यहाँ से भी मेरा 1/2 आ जाएगा। तो पहला नियम जो है फॉलो किया कि नहीं किया फॉलो, देखिए ध्यान से, पहला नियम फॉलो यहाँ पे कर रहा है। क्या नियम था, संगत भुजाओं के अनुपात बराबर होते हैं। अनुपात निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जितना उसको जो है सबसे पहले उसका सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके जाते हैं, रेशियो काटते हैं, उसके बाद जो उसका सिंपलेस्ट फॉर्म होता है ये आगे 1/2, यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2। तो क्या तीनों क्या है, इक्वल है, यानी कि पहला नियम क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। दूसरा नियम देखिए, दूसरा नियम फॉलो करेगा कि नहीं करेगा, उसको भी देख लेते हैं। संगत कोण बराबर होने चाहिए, संगत कोण बराबर होना चाहिए। संगत कोण देखिए यहाँ पे, जैसे वहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, कोण ए ले रहे हैं, कोण ए ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसको लिखने का एक और तरीका आपको हम बताए थे कि कोण ए को कैसे लिखिएगा, बी ए सी बराबर किसके बराबर है, ये बराबर किसके है, क्यू, कोण क्यू। और कोण क्यू को और क्या लिख सकते हैं, दूसरा तरीका से क्या लिख सकते हैं, हाँ पी क्यू आर, ये लिख सकते हैं पी क्यू आर। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे ए है तो यहाँ भी 60 होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कहीं भी आपका जो है तीनों बराबर है, यानी कि देखिए 60 है, 70 है, 50 है, तो ओ हो जाएगा, ठीक है। तो ओ उसके लिए कंफ्यूज नहीं होना है, कहीं भी रहेगा तो ओ हो जाएगा, लेकिन तीनों को मैच करना ज़रूरी है। इसके बाद बी को लिखते हैं, बी को क्या लिख सकते हैं, ए बी सी, एंगल ए बी सी, ये किसके बराबर है, 70 डिग्री यहाँ पे है किस, तो ये कौन सा है, आर है। आर को क्या लिखेंगे, आर को लिखेंगे पी क्यू आर, पी आर क्यू लिखेंगे, ठीक है, पी आर क्यू। एक और लिखते हैं,
यहाँ पे लिख देते हैं कितना डिग्री है, वो भी लिख देते हैं। यहाँ पे कितना था, ये तो 60 डिग्री था, ये आपका 70 डिग्री है। और एक और लिख देते हैं हम यहाँ पे सी जो है ACB, इसको हम लिखते हैं, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं BCA बराबर किसके बराबर है, ये आपका बराबर हो जाएगा एंगल जो है P, एंगल P को क्या लिखेंगे, QPR, और ये किसके बराबर है, ये 50 डिग्री के बराबर है। तो यहाँ पे देखिए एंगल भी क्या हो गया, एंगल भी मेरा जो है इसका जो संगत कोण है वो भी बराबर हो गया, यहाँ पे सारा कोण जो है बराबर हो गया, और ये दोनों चीज़ हमको मिल गया। तो जब दोनों चीज़ मिल जाएगा तब हम लोग क्या कहेंगे कि वो जो आकृति बनेगा वो कैसा बनेगा, समरूप बनेगा। समरूपता के लिए दो नियम है, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए और संगत कोण बराबर होना चाहिए। यहाँ पे देखिए इतना तो हम आपको समझाने के लिए लिखे हैं, इतना आपको नहीं करना है। अगर हम क्वेश्चन करेंगे 6.1 में तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कैसे देखते हैं। समरूप का मतलब होता है उसका आकृति सेम है तो हम कह देंगे कि समरूप है, ठीक है, बस इतना ही है, इसके अलावा इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। ये तो बस आपको जो है इसको हम एक लाइन में यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको समझाने के लिए बस इसको हम इतना लिखे हैं। तो इसका जो है सो आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, इतना आपको करना ही नहीं है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कैसे करेंगे, जब क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हमको पूरा अच्छे से इसको मतलब तोड़ के समझाना था, इसीलिए सारे को एंगल को कैसे लिखते हैं यहाँ पे सबको लिखा है, इसलिए थोड़ा बड़ा हो गया है, तो इससे आपको घबराना नहीं है। ये देखिए ये दोनों क्या है, समरूप है। ये जो वृत्त है वो भी वृत्त आपस में क्या होता है, समरूप होता है। वर्ग आपस में क्या होगा, समरूप होगा। आयत भी क्या होगा, आपस में समरूप होगा। समरूप का मतलब होता है कि आकृति एक जैसा होना चाहिए। तो ये तो आपका हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि सर्वांग समता क्या होता है, तो इसके बाद हम लोग समझेंगे सर्वांग समता क्या होता है। और सर्वांग समता में हम जो है सो समरूप को जो है सो क्या मतलब जो सर्वांग सम जो आकृति होता है वो समरूप होता है कि नहीं होता है, ये सारा कुछ आपको हम वहीं पे बताएंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं इसके बाद में सर्वांग समता। तो फ्रेंड्स आप लोग जो है अच्छे से समरूपता समझ गए। अब देखिए यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि सर्वांग समता क्या होता है। तो यहाँ पे हम देखिए समरूपता वाला नियम भी रहने दिए हैं क्योंकि इसका भी यहाँ पे आवश्यकता पड़ेगा, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे हम इसको रखे हैं। और हम यहाँ पे लिख दिए हैं सर्वांग समता के लिए कुछ कसौटी। पहले हम आपको बता दें कि सर्वांग समता होता क्या है। देखिए सर्वांग समता जो होता है इसमें जो है सर्वांग सम होता है, यानी कि उसका जो भी उसका भुजा है, जो भी उसका अंग है, जो भी उसका कोण है, वो सारे क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं, तभी उसको हम क्या कहते हैं, सर्वांग सम कहते हैं। जैसे यहाँ पे तो सिर्फ समरूप हो रहा था, उसका अनुपातिक भी, उसका भुजा अनुपातिक रूप से भी बराबर हो जा रहा था, तब भी हो जा रहा था, मतलब एक जैसा सिर्फ दिखना चाहिए, उसका बराबर हो या नहीं हो। लेकिन देखिए सर्वांग समता में क्या होता है कि जैसे एक त्रिभुज है, उसके आगे दूसरा वाला त्रिभुज हम रख दिए तो पीछे वाला त्रिभुज नहीं दिखेगा, मतलब उससे पूरा तरह से ढक जाएगा, थोड़ा सा भी पार्ट हमको नहीं दिखेगा। तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। उसी तरह से ऐसे आप लोग समझिए कि एक आकृति है, मान लेते हैं कि एक आकृति है, आगे कोई आकृति है, कोई बड़ा सा वृक्ष है, ईंट है, उसके पीछे एक और ईंट हम रख देंगे तो हमको आगे वाला तो ईंट दिखेगा लेकिन पीछे वाला ईंट पूरी तरह से उसे क्या हो जाएगा, ढक जाएगा, क्योंकि दोनों का शेप क्या है, बराबर है। तो दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों सर्वांग सम हो जाएंगे। तो ऐसे आपको समझना है कि जब एक आकृति दूसरे आकृति को पूरी तरह से ढक देगा और पीछे वाला आकृति हमको नहीं दिखेगा तो दोनों क्या हैं, इसका मतलब दोनों क्या हैं, दोनों का भुजा बराबर है, दोनों का कोण बराबर होगा, दोनों दिखने में एक जैसे हैं, तो क्या होंगे, दोनों आपका सर्वांग सम हो जाएंगे। तो ये आपका सर्वांग समता के यहाँ पे हम लोग इसके लिए कुछ कसौटी होता है। आप लोग देखे होंगे एस 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 यानी भुजा भुजा भुजा, इसके बाद एस ए एस भुजा कोण भुजा, ए एस ए कोण भुजा कोण, और ये है आपका आर एच एस यानी कि राइट, यहाँ पे राइट एंगल बनेगा समकोण। इसके बाद आपका यहाँ पे हाइपोटेनस है, कर्ण है, फिर आपका यहाँ पे साइड है, भुजा। तो देखिए ये कसौटी आपको 9th क्लास में भी था, तो आप लोग वहाँ से अच्छे से ध्यान नहीं दिए होंगे, तो यहाँ अच्छे से आपको पूरा समझा देंगे अभी सर्वांग समता के जो कसौटी हैं। इसके लिए यहाँ पे हम एक चारों का फिगर देखिए बनाए हुए हैं। पहला हम समझेंगे एस एस एस। आपको एक चीज़ यहाँ पे आप क्लियर हो गया होगा थोड़ा थोड़ा कि अगर सर्वांग सम है कोई आकृति, इसका मतलब अगर कोई आकृति सर्वांग सम है, सर्वांग सम में तो जो समरूपता से इससे भी कठोर नियम है इसमें,
इसमें इसे भी कठोर नियम है, क्योंकि इसमें क्या करा था, संगत कोण यहाँ पे जो उसका संगत भुजा था उसका अनुपातिक बराबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं, यहाँ पे अनुपातिक भी नहीं है, यहाँ पे कह रहा है कि नहीं वही होना चाहिए, जो पहला वाला है वही वाला वहाँ भी होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है तो यहाँ भी 2 होना चाहिए, यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 होना चाहिए, तभी सर्वांग सम होगा। अब जब 2 बराबर हो गया तो तीसरा ऑलरेडी ही बराबर हो जाएगा, इसीलिए इसका कुछ नियम होता है, इस नियम को हम लोग अभी समझेंगे। देखिए भुजा भुजा भुजा, पहला हम यहाँ पे नियम समझते हैं। पहला नियम कहता है कि भुजा भुजा भुजा, यानी कि यहाँ पे हम लेते हैं, यहाँ पे ए बी है, बी सी है, अब फिर आपका ए सी है, इसको कुछ मान लीजिए, यहाँ पे मान लें 3 है, 4 है और ये 7 है, तो ये भी 3 होगा, ये भी 4 होगा, ये भी 7 होगा। यानी कि अगर तीनों भुजा बराबर हो जाता है, यदि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर तीनों हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, अगर ए बी बराबर यहाँ पे क्या आ गया, पी क्यू बराबर है, तो इसके बाद क्या है, इसके बाद यहाँ पे बी सी बराबर क्या हम लिख सकते हैं, बी सी बराबर लिख सकते हैं क्यू आर, और यहाँ पे ए सी बराबर क्या लिख सकते हैं, ए सी बराबर हम लिख सकते हैं पी आर। तो हम यहाँ पे तीनों बराबर लिख दिए, और जब तीनों जब बराबर हो जाएगा तब हम कह सकते हैं, ये तीनों जब हम लिख देंगे तब हम लिख सकते हैं कि बाई एस एस एस, यानी बाई भुजा 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 से क्या है, ये जो त्रिभुज है ये दोनों क्या है, सर्वांग सम है। तो देखिए ये त्रिभुज दोनों आपस में क्या है, सर्वांग सम हो जाएंगे, और जो भी सर्वांग सम त्रिभुज होंगे वो समरूप भी होंगे। ठीक है, जो सर्वांग सम आकृति होगा वो समरूप भी होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि दोनों एक जैसा है, और जब एक जैसा है तो समरूप तो है ही, समरूप है। इसीलिए हम कहते हैं कि जब सर्वांग सम कोई आकृति है तो समरूप भी होगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। देखिए दूसरा, पहला था, दूसरा कसौटी हम समझेंगे यहाँ पे साइड एंगल साइड में जैसे जैसे यहाँ लिखा हुआ है वैसे वैसे ही वहाँ पे रहना चाहिए। पहले यहाँ पे साइड है, यहाँ भी साइड, फिर एंगल है तो एंगल बीच में रहना चाहिए, दोनों साइड के बीच का एंगल का बात कर रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है एस ए एस, इधर उधर जहाँ करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, इन्हें कि हम कहीं भी लिख सकते हैं, एस ए लिख सकते हैं, ऐसे नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पे जैसे जैसे लिखा हुआ है एस ए एस, तो उसी क्रम में यहाँ पे भी लिखना है। यहाँ पे देखिए 2 है तो ये भी 2 है, 3 है तो ये भी 3 है, इसके बीच का एंगल 50 है तो यहाँ भी 50 है, तो ये दोनों भी ये दोनों भी क्या है, त्रिभुज सर्वांग सम है। किससे है, एस ए एस, भुजा कोण भुजा से क्या है, दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हो जाएंगे। तीसरा वाला देखिए, तीसरा वाला में क्या कहता है, इसमें कह रहा है, इसमें जो है 2 एंगल बराबर दिया हुआ है, अब इसका बीच का जो है साइड बराबर है, बीच का साइड इसका बराबर है, तो यहाँ पे कौन सा कसौटी से हो जाएगा, तो एंगल साइड एंगल से ये भी त्रिभुज क्या है, दोनों आपस में सर्वांग सम हो जाएगा। क्योंकि देखिए ये और ये अगर बराबर रहेगा तभी जो है ये और ये एंगल आपस में बराबर होंगे, और इसको हम ऑलरेडी कह दिए हैं कि ये बराबर है, तब तो यहाँ पे देखिए ये भी बराबर हो गया, ये दोनों भी आपस में बराबर हो गया, और ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, तब हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, सर्वांग सम है, तो समरूप भी हैं। चौथा नंबर देखिए, चौथा एक और नियम होता है RHS। RHS का मतलब होता है एक कोण उसका समकोण होगा, समकोण यानी कि एक कोण 90 डिग्री का होगा, तो यहाँ पे एंगल B और यहाँ पे एंगल Q 90 डिग्री का है। इसके बाद में कर्ण, उसका जो कर्ण है वो बराबर होगा, ये जो कर्ण है इसको हम लोग कर्ण बोलते हैं, तो ये आपका जो है ये क्या होगा, बराबर होगा। भुजा उसका एक भुजा कोई भी दे सकता है, मान लीजिए ये वाला भुजा बराबर है, ये बराबर है, अगर ये नहीं देता तो ये वाला देता तो ये भी बराबर होता, तब अगर एक बराबर होगा तो दूसरा ऑलरेडी ही बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही रहेगा दिया हुआ, और दूसरा वाला आपको अपने से हम लोग निकाल लेते हैं। इसके लिए एक पाइथागोरस का थ्योरम भी होता है, जो आगे आएगा तो उसको हम वहाँ पे क्लियर करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए भी, तो वहाँ पे जब आएगा तो उसको हम लोग देख लेंगे। तो ये था आपका सर्वांग समता का कसौटी। तो आपका हम ये जो है सो समरूपता सर्वांग समता अच्छे से हम आपको करवा दिए हैं। तो इस पे कुछ क्वेश्चन आपको जो है दिए जाएंगे होमवर्क के लिए। तो उससे पहले आपको हम जो है 6.1 एक्सरसाइज जो है वो हम करवा देते हैं। तो इसको आप लोग चाहें तो अच्छे से इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अब आइएगा दोस्तों, हम लोग देख लेते हैं एक्सरसाइज जो 6.1 है उसको। देखिए एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन आपके हम स्क्रीन पे लगा देंगे, और यहाँ पे जो है सो मेरा जो है क्वेश्चन हम लिखे हुए हैं इसमें, तो यहाँ से आपको हम जो है सो करवा देते हैं।
और इसको आप लोग कर लीजिएगा, आसान है। सभी वृत्त क्या होते हैं? सभी वृत्त यानी कि उसका जो भी सभी वृत्त जो है उसका कुछ भी उसका रेडियस है, छोटा है बड़ा है, सब क्या होंगे? सभी वृत्त आपके समरूप होंगे, सर्वांग नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए कोई वृत्त छोटा हो सकता है, कोई बड़ा हो सकता है, किसी का रेडियस कुछ है, किसी का उसका त्रिज्या डिफरेंट होगा, तो वो क्या होंगे? समरूप हो जाएंगे। सभी वर्ग में भी वही है, छोटा को देखिए वर्ग में भी कोई छोटा कोई बड़ा, तो समरूप हो जाएगा, सर्वांग नहीं होंगे। सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। कौन सा त्रिभुज समरूप होगा? कौन सा त्रिभुज? सभी कौन से त्रिभुज समरूप होते हैं? तो सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। एक और है आपका संगत कोण बराबर और क्या होता है? संगत भुजा समानुपाती होता है। तो यहाँ पे कर लीजिएगा इसको, क्वेश्चन नंबर 1 खाली स्थान भरना है, तो ये आपको हमने करवा दिया है। देखिए सेकेंड क्वेश्चन देखिए, समरूप कर रहा है, समरूप आकृति का एग्जाम्पल लिखना है और समरूप नहीं है उसका। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों जो त्रिभुज है, ये दोनों क्या है? समरूप है। दोनों त्रिभुज है, एक आकृति है, तो ये क्या है? समरूप है। समरूप नहीं है तो यहाँ पे समरूप कौन समरूप नहीं होगा? तो एक जैसा नहीं दिखेगा। ये त्रिभुज है, ये आपका वर्ग है, तो ये नहीं होगा। यहाँ पे एक वृत्त है और यहाँ पे हम एक बना दिए हैं रोम्बस। तो यहाँ पे जो देखिए ये जो है, ये भी दोनों क्या है? समरूप नहीं है। तो समरूप नहीं है तो इसको ऐसे लिख के इसको काट देते हैं। तो ये इसका लिखने का तरीका है। सर्वांग लिखने का जो तरीका है वो यहाँ पे हम आपको नहीं बताएं। जैसे कि दो त्रिभुज सर्वांग है, तो वहाँ पे पीछे वाला पार्ट में ही हमको बताना चाहिए था कि त्रिभुज अगर ABC है और ये सर्वांग है त्रिभुज PQR का, तो लिखने का तरीका ये वाला होता है। तो ये छूट गया था, इसको ध्यान रखिएगा कि सर्वांग का जो साइन होता है वो ये वाला होता है। तो यहाँ पे इसको पीछे वाला स्लाइड में लिखना चाहिए था, तो यहाँ पे हम आगे लिख दिए हैं सर्वांग का क्या होता है? साइन। तो सर्वांग का साइन आपका ये होता है और समरूप का क्या होता है? ये वाला होता है। तो समरूप का होता है ये और सर्वांग का होता है ये। ध्यान रखिएगा ये दोनों साइन को। अब आइएगा दोस्तों, हम लोग देख लेते हैं आज का जो 6.1 है, इसका सबसे अंतिम प्रश्न है और ये क्लास का भी सबसे लास्ट क्वेश्चन है। ये दो आकृति दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए पहला आकृति आपका PQRS, ये भी आपका चतुर्भुज है और ये आपका एक वर्ग है, ठीक है, वर्ग ABCD है। इसमें कहा है आपका कि क्या दोनों जो आकृति हैं वो समरूप होंगे या नहीं होंगे। असमरूप अगर होंगे तो क्यों होंगे, नहीं होंगे तो क्यों नहीं होंगे, उसका कारण भी आपको बताना है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अगर हमको समरूप देखना होता है तो उसका हम क्या देखते हैं कि संगत भुजा बराबर है कि नहीं बराबर है। तो संगत भुजा, इसका संगत भुजा क्या है? SP का 1.5, अभी जब 3, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि SP अपॉन में DA लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है? 1.5 है, यहाँ पे क्या है? 3 है। तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा? इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो 1/2 आएगा। तो ये तो आपका ठीक है, आ गया PQ अपॉन में AB, ये कितना होगा? तो ध्यान से देखिए ये भी आपका 1/2 आएगा, क्योंकि 1.5 है, यहाँ भी 3 है, तो सारा 1/2 आएगा जितना भी है। ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है। चारों इसका साइड तो अनुपातिक रूप से बराबर है, साइड में कोई दिक्कत नहीं है। पहला नियम फॉलो कर रहा है, लेकिन दूसरा जो कर रहा है कि उसका कोण जो है बराबर होना चाहिए। कोण बराबर है, यहाँ पे कोण दिया है 90 डिग्री, सारी जगह पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, लेकिन यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, यहाँ भी देखिए छोटा बनेगा, यहाँ 90 से बड़ा बनेगा। तो ऐसे में हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे में हम लोग जो है यहाँ पे ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो आकृति है वो समरूप नहीं होगा, क्योंकि भुजा तो इसका अनुपातिक रूप से बराबर है, लेकिन इसका जो साइड है, सॉरी इसका जो कोण है, एंगल जो है इसका, वो बराबर नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए ये त्रिभुज समरूप नहीं होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ पे PQRS ये समरूप नहीं होगा, ABCD के समरूप ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे हम कारण देंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि कोण बराबर नहीं है, इसी वजह से ये जो है नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3 था ये, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 था आपका
एक्सरसाइज 6.1 का। तो 6.1 आपका फिनिश हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए अगला 6.2 है, उसको पढ़ने से पहले हम लोग के लिए थेल्स थ्योरम ये सब जानना जरूरी है, और एक और दो थ्योरम और है। तो हम लोग अभी इसके बाद में ना थ्योरम करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम प्रयास करेंगे कि थेल्स थ्योरम के साथ साथ एक और जो महत्वपूर्ण थ्योरम है, दो थ्योरम आपका 6.1 जो आपका है, इसके बाद में दो थ्योरम आपका आएगा। तो थ्योरम हम लोग सबसे पहले करेंगे, इसके बाद दोनों थ्योरम को करने के बाद में हम लोग 6.2 में इंटर करेंगे और वहाँ पे हम लोग क्वेश्चन को करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये आपको जो है 6.1 तक पूरा आज कंप्लीट होता है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।